नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है, सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर लगा दो। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। क्या वो रामधारी सिंह दिनकर है, अज्ञे है, जयप्रकाश नारायण है, या फिर बालकृष्ण भट्ट है? तो आपको भी पता होगा कि बातचीत जो पाठ है वो एक प्रकार का निबंध है, जिसके निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बच्चों याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था तो 23 जून 1844 याद रखिएगा, और निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को। ओके जी, अब पिताजी का नाम पूछे तो बेनी प्रसाद भट्ट लगाइएगा, और माताजी का नाम पूछे तो पार्वती देवी लगा देना, तो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा दूसरा नंबर सवाल। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। आदान का विलोम क्या होगा? बता दो जी। उल्टा शब्द पूछा गया आप लोगों से, आदान का विलोम क्या होगा? फटाफट से बता दो। आदान का विलोम प्रदान होता है बच्चा पार्टी। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखिए आपके सामने, ये रहा तीसरा नंबर सवाल का जवाब बता दो। स्तुति का विलोम क्या होगा? बता दो सभी बच्चे। स्तुति का विलोम उल्टा शब्द ये भी पूछा गया है, तो स्तुति का विलोम निंदा होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 का ए लगाने वाले बच्चे का सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? अभी मैंने बताया कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। राइट आंसर भी हो जाएगा, 23 जून 1844 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ओके, चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए, आप सभी बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को जरूर लगाते चला। देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? बता दो आप लोग। उसने कहा था, कहानी के जो कहानीकार है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और उन्होंने 3 कहानियां लिखी थी। कौन कौन? उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। कितना हुआ? 3 हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 का सी जो है राइट है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, 6 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, घ का उच्चारण स्थान क्या है? सभी बच्चे बताएंगे 6 का राइट आंसर। घ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो घ मैंने बताया था अकुह विसर्जन या नानकंठ, यानी कि क वर्ण जो होता है वो कंठ से बोले जाते हैं। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे हो गया क पूछे या फिर ख पूछे, ग रहे या फिर घ रहे, ये सारा क्या होता है? कंठ से बोले जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? लो जी, वही सवाल पूछ दिया गया, कंठ से किसका उच्चारण होगा? तो ख हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, क्या कह रहा है। 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द? शुद्ध शब्द मतलब कि निम्नलिखित में कौन सा है जो सही है? ईमानदार सही है, परीक्षा सही है, परिणाम सही है, या फिर शक्ति सही है? क्या है जो सही है? वो हमारा शक्ति है जो सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईमानदार ये गलत है, क्योंकि ईमानदार जो होता है वो ऐसे होता है। ईमानदार क्या होता है? तो ईमानदार हमारा ऐसे होता है, तो ये कौन सा होगा? तो गलत हो जाएगा। परीक्षा कैसे होता है? तो परीक्षा ऐसे लिखा जाता है, ये भी गलत आंसर है। देखो, प्रणाम कैसे होता है? तो प्रणाम ऐसे होता है, तो ये वाला न होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, क्या करा है। 9 नंबर सवाल का जवाब बता दो क्या होगा। 9 नंबर सवाल देखिए क्या करा है, पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा? संज्ञा से क्वेश्चन है। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, सभी बच्चे को मैं बता चुका है। पुस्तक कई प्रकार के होते हैं, इसलिए आप कह लो कि जातिवाचक संज्ञा करेक्ट हो जाएगा। 9 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो याद रखिएगा बच्चों। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, क्या करा है। 10 नंबर सवाल है, दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा? दक्षिण में संज्ञा बता दो आप लोग। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा? तो दक्षिण एक है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। राइट आंसर भी होगा, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन कभी भी संभव नहीं है, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, क्या करा, मुसीबत में कौन सा लिंग है? लिंग से क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बता दो 11 का राइट आंसर क्या होगा। मुसीबत में कौन सा लिंग है? 11 का सही जवाब सभी बच्चे बता दो। तो मुसीबत में हमारा स्त्रीलिंग होता है। मुसीबत में कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग है बच्चों। 11 का ये सही जवाब हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है, समाज शब्द में कौन सा लिंग है? समाज में लिंग पूछा गया, आप लोगों से क्या लगाओगे? तो समाज में हमारा पुल्लिंग होगा। राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समाज शब्द में पुल्लिंग है। ओके, चलिए
अगले प्रश्न के ऊपर 13 नंबर सवाल देखिए, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन बता दो कितने प्रकार के होते हैं। वचन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारा वचन जो होते हैं हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया, स्पष्ट किया गया कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। एक कौन सा? एक वचन, और दूसरा कौन सा? तो बहुवचन। एक वचन मतलब जिससे एक का बोध हो, और बहुवचन क्या होता है? जो बहु के द्वारा जो वचन कहा जाता है उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। क्या बच्चा पार्टी बता दो एक बार? बहु के वचन यानी बहु के द्वारा नहीं भाई, मतलब जो एक से अधिक हो उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। ओके, चलिए 14 नंबर सवाल देखिए आपके सामने क्या कह रहा है। 14 नंबर सवाल का जवाब बता दो। कारक के कितने भेद होते हैं? बच्चे से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि कारक के 8 भेद होते हैं, तो राइट आंसर कौन सा होगा? 14 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर सवाल है, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? वह जाएगा, अब बता दो वह जाएगा कब जाएगा? नहीं जाएगा, मतलब ये भविष्य काल के अंतर्गत आ गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भविष्य में कभी जाएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लो बच्चों, बहुत सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर सवाल देखिए, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? बता दो, बहुत ही आसान है। उसने कहा था कहानी के लेखक का जो नाम है वो क्या है? तो वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पूछोगे ये जयप्रकाश नारायण की कौन सी रचना? तो संपूर्ण क्रांति जो पाठ है, संपूर्ण क्रांति जो आपका पाठ है वो किसकी रचना है? तो ये जयप्रकाश नारायण की रचना, तो ये तो होगा नहीं। भगत सिंह एक लेख और एक पत्र जो चैप्टर पढ़ते हो, एक लेख और एक पत्र, एक लेख और कौन सा? तो एक पत्र, एक लेख और एक पत्र जो चैप्टर पढ़ते हो ये भगत सिंह की रचना। और रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? तो वो है अर्धनारीश्वर। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, आलस का विशेषण क्या होगा? बता दो 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आलस का विशेषण बता दो आप लोग, 17 का सही जवाब क्या होगा? तो आलस का विशेषण हमारा आलसी होता है। 17 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सभी बच्चे याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए 18 नंबर सवाल देखिए आपके सामने क्या कह रहा है। 18 नंबर सवाल है, जाति का विशेषण क्या होगा? जाति का विशेषण पूछा गया है, जो किसी भी चीजों की विशेषता को बतलाए वही तो हमारा जाति है। तो जाति का विशेषण जातीय हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सभी बच्चे याद रखिएगा। 19 नंबर सवाल देखिए आपके सामने क्या कर रहा है। 19 नंबर सवाल है, समाज का विशेषण क्या होगा? समाज का विशेषण बता दो आप लोग, समाज का विशेषण क्या होगा? तो सामाजिक होगा। करेक्ट आंसर किस में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, सामाजिक होगा। ये सामाजिक है जो कि गलत है, सामाजिक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सी रचना रघुवीर साय की है? बहुत ही आसान है बच्चा पार्टी। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो रघुवीर साय की रचना है? तो अधिनायक जो रचना ये रघुवीर साय की रचना है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना है। छप्पन नाभादास की रचना और पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। इसको भी सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए, प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन माने जाते हैं? बता दो सभी बच्चे, प्रेम के पीर के कवि कौन माने जाते हैं? मलिक मोहम्मद जैसी, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह या फिर नाभादास? प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जैसी। करेक्ट आंसर ये होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मलिक मोहम्मद जैसी की जो रचना है वो कौन सा है? तो करबक जो पाठ पढ़ते हो ये मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, बता दो अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग क्या? उपसर्ग से क्वेश्चन आया हुआ है, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? अतिरिक्त में उपसर्ग कौन सा होगा? अति जो रिक्त बराबर अतिरिक्त होगा। 22 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 22 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? बता दो सभी बच्चे, भरपेट यानी कि भर और पेट, भरपेट होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? फलित में उपसर्ग बता दो। फल इत कौन सा होगा प्रत्यय? तो इत होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ये प्रत्यय जो होता है ये लास्ट में लगता है, सभी बच्चे को पता होगा। चलिए 25 नंबर सवाल देखते हैं हमारे सामने ये रहा, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई में प्रत्यय बता दो आप लोग। 25 का राइट आंसर क्या होगा? चतुराई। चतुर धन आई हमारा कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया चतुराई। ऑप्शन डी लगा लो तो सही जवाब हो जाएगा बच्चा पार्टी। और सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दो, जितने भी बच्चे आप हमारे साथ जुड़े हुए हो एक बार क्लास को सभी बच्चे लाइक कर देना, तब पढ़ाने में बहुत मजा आएगा। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए क्या कर आपके सामने ये रहा, सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? सदा जोड़ एव बराबर सदैव होता है। तो बता दो कौन सा होगा 26 का करेक्ट आंसर? वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। तो लगा लो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 27 नंबर सवाल को देखते हैं हमारे सामने ये रहा, महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? महोदय मतलब महाजोड़ उदय बराबर महोदय होता है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर किस में दिया? महाजोड़ उदय बराबर ऑप्शन
नंबर ए में दिया गया महोदय करेक्ट आंसर है 27 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चा पार्टी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने है नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न मतलब 9 गो रत्न है, नंबर का बोध हुआ, इसलिए आप कह लो कि ये हो जाएगा द्विगु समास। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, नवरत्न में द्विगु समास होगा। चलिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने ये रहा क्वेश्चन, यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव मैंने बताया था, अगर आपके सामने हो कि यथा से शुरू हो या फिर प्रति से शुरू हो, यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, या फिर बे से शुरू हो, या फिर कौन सा भर से शुरू हो, या फिर भर से शुरू हो, इतना चीजों से अगर कोई भी शब्द शुरू होता है उसमें अव्ययी भाव समास होता है। तो राइट आंसर कौन सा लगाओगे बच्चा पार्टी? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने है कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन मतलब कमल के समान नयन, तो कौन सा होगा? तुलना हो रहा है तो कर्मधारय लगा लो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लगा लो बच्चा पार्टी, बहुत ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? 31 नंबर सवाल देखिए, कमल का पर्यायवाची क्या होगा? कमल का पर्यायवाची बता दो आप लोग, कमल का पर्यायवाची सभी बच्चे बता दो क्या होगा इसका सही जवाब? कमल का पर्यायवाची मतलब समान अर्थ पूछा गया बच्चा पार्टी, तो गलत मत लगाना, जलज होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने ये रहा, बता दो अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अग्नि का पर्यायवाची जो होता है वो क्या होता है? मतलब ये भी पावक होता है, तो राइट आंसर डी होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल को देखते हैं, सज्जन का विलोम क्या होगा? सज्जन का उल्टा दुर्जन होता है, सज्जन का विलोम दुर्जन होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। 34 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, दिनकर जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ? बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? 34 का राइट आंसर, दिनकर जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? वो मिला था संस्कृति के 4 अध्याय पर, और उर्वशी रचना के लिए, उर्वशी एक रचना था जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसको भी याद रखिएगा, इस पर आपको दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 35 नंबर सवाल को देखिए, आपके सामने ये रहा, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा? पुरस्कार का विलोम क्या होगा? पुरस्कार का विलोम दंड होता है। पुरस्कार का विलोम क्या होता है? तो दंड होता है बच्चों। 35 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, तो सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए 36 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्या करा देखिए, ईमानदार का विलोम क्या होगा? ईमानदार का विलोम बता दो, ईमानदार का विलोम बेईमान होता है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 37 नंबर सवाल है, तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र कहलाता है। तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? तो कुशाग्र कहलाता है। राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 38 नंबर सवाल को देखिए, क्या कर रहा है, जो मापने में समर्थ हो, जो मापने में समर्थ हो उसे मापदंड कहते हैं, मापने में समर्थ हो मापदंड बोलते हैं, सी हो जाएगा सही जवाब 38 का। चलिए 39 नंबर सवाल को देखिए, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत जो पाठ है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है, और इस पाठ के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 40 नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को 2 पुरस्कार मिला था, एक मिला था मैग्सेसे सम्मान जो कि 1965 में मिला था, और भारत रत्न जो कि 1998 में मिला था। तो आप समझ लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा बच्चों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, तो इसको भी आप याद रख लो, बाउल नाम था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो बाउल था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जिसका कि जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को, और 8 अक्टूबर 1979 को इसका निधन हो गया था, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए 41 नंबर सवाल देखिए, अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? अर्धनारीश्वर जो पाठ है वो क्या है, बता दो आप लोग। अर्धनारीश्वर हमारा क्या है? तो एक प्रकार का निबंध है, अर्धनारीश्वर निबंध है, जिसके निबंधकार का क्या नाम है? तो वो है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार का क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, अर्धनारीश्वर निबंध है, निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। 42 नंबर सवाल देखिए, मालती के पति का क्या नाम था? मालती के पति का नाम था महेश्वर, राइट आंसर बी होगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मालती का पति जो है वो क्या है, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर है। मालती का पति क्या है? तो डॉक्टर है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है, बता दो, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना? पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या के लेखक का नाम है भगत सिंह। भगत सिंह की रचना है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सभी बच्चे याद रखिएगा, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या के लेखक का नाम है भगत सिंह। ओके, चलिए
अगले प्रश्न को देखते हैं। 44 नंबर सवाल देखिए आपके सामने क्या कह रहा है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है जगदीश चंद्र माथुर ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों, याद रखिएगा। चलिए 45 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। मुन्नी और मानक, मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम था? मुन्नी और मानक की माँ का नाम था बिस्नी। कहाँ दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या था? बिस्नी था, याद रखिएगा। ओके जी। और आपसे अगर पूछे कि बिस्नी की पड़ोसन कौन थी तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। बिस्नी की पड़ोसन कौन थी? तो कुंती थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, 46 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? निम्नलिखित में कौन से कवि हैं जो प्रलय की छाया के कवि हैं? तो वो हैं हमारे कौन? बता दो 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वो है जयशंकर प्रसाद। प्रलय की छाया के कवि कौन से हैं? तो जयशंकर प्रसाद ही है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रलय की छाया के कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान के लेखक का जो नाम है वो है नामवर सिंह। और बच्चा पार्टी ये भी आपसे पूछा जाता है कि कविता के नए प्रतिमान के लिए नामवर सिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? बता दो आप लोग। यह दिया गया था साहित्य अकादमी का पुरस्कार। कब? तो 1971 ईस्वी में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। मैंने बताया कि कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की रचना है, जिसको कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था 1971 में। याद रखिएगा बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? 48 नंबर सवाल देखिए। जूठन क्या है? जूठन जो पाठ है वो क्या है? बता दो सभी बच्चे। जूठन पाठ क्या है? तो जूठन जो पाठ है हमारा एक प्रकार का क्या है? तो आत्मकथा है। और कैसा आत्मकथा है? तो दलित आत्मकथा। जूठन जो शीर्षक पाठ है वो एक प्रकार का क्या है? तो दलित आत्मकथा है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दलित आत्मकथा है जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 49 नंबर सवाल है। मलयज का जन्म कब हुआ था? मलयज का जन्म हुआ था 1935 में। मलयज का जन्म हुआ था 1935 में, करेक्ट आंसर ये होगा। 49 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो सभी बच्चे याद रखिएगा, मलयज का जन्म हुआ था 1935 में। तो सभी बच्चे को याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर सवाल देखिए। सूरदास की कौन सी रचना, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो सूरदास की रचना है? सूरसागर, पुत्र वियोग, करबक या फिर छप्पय? तो छप्पय जो रचना है ये किसकी रचना है? तो ये नाभादास की रचना है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। करबक जो पाठ है ये जायसी जी की रचना है, तो ये भी हमारा नहीं होगा आंसर। पुत्र वियोग जो रचना है ये किसकी रचना है? ये हमारा रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान का। ये भी क्या होगा? तो ये भी हमारा क्या होगा? ये भी आंसर नहीं होगा। तो होगा कौन सा? सूरसागर के कवि है सूरदास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगा लो बच्चा पार्टी, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज के क्लास में हम लोगों ने किया 50 ऑब्जेक्टिव, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चे इन सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा। और आप सब जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइएगा। ओके जी। और भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, हमारे साथ शेयर करिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ कमेंट करिए। और आज का क्लास जो आप लोगों को कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना जी। ओके जी। और क्लास का जो टाइम है वो डेली है हमारा शाम के 7 बजे, शाम के 7 बजे और कौन सा और 9 बजे, दोनों क्लास को आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।